नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हमारे खास कार्यक्रम 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम 2019 के महाभारत की बात करने से पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। अजमेर में दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की खबर सामने आ रही है। फायरिंग में घायल मनीष मूलचंदानी की मौत हो गई है। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आगरा गेट के मनी एक्सचेंज की दुकान पर यह फायरिंग की गई है। 6 लाख की लूट के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन तब तक वारदात को अंजाम देकर जो आरोपी हैं वो फरार हो चुके हैं। 6 लाख रुपए की लूट के बाद मौके से फरार हुए ये सभी। और फायरिंग में घायल मनीष मूलचंदानी की मौत हो गई है। 3 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आगरा गेट के मनी एक्सचेंज के दुकान पर यह फायरिंग की खबर है। तो अजमेर में दिन दहाड़े लूट की खबर सामने आई है। तो इस वक्त अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। अभिजीत, दिन दहाड़े इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती। देखिए अभिषेक, बिल्कुल शाम करीब 4 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है। ये जो आगरा गेट पर अजमेर फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स नाम से शॉप है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी यहां पर पहुंचती है जिसका नंबर RJ012444 बताया जा रहा है। उस स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 युवक, जो प्राइमरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है, कलेक्ट हुई है, उसके अलावा 3 जो लड़के हैं वो इस फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर जो दुकान के ओनर है मनीष मूलचंदानी, वो मौजूद रहते हैं, उनका एक स्टाफ है और 1-2 लोग और अंदर मौजूद रहते हैं। तीनों लड़के अंदर घुसने के साथ ही जो है दुकान के ओनर उनके स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। जो अंदर चेयर्स हैं उन चेयर्स को उखेड़ के फेंकते हैं और जो दराज है जिसमें कैश रखा हुआ था, उस कैश की चाबी ड्रॉ में से निकालकर करीब 6 लाख रुपए, जो अभी तक की इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, करीब 6 लाख रुपए का कैश अमाउंट जो है वो लूट लेते हैं। इस लूट की घटना को रोकने के लिए जब दुकान के ओनर मनीष मूलचंदानी विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट के चलते वो दुकान के बाहर तक आते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन यहाँ दुकान के बाहर से जब वो उनको प्रोटेस्ट करते हुए आते हैं, आसपास के दुकानदार भी वहां पहुंच जाते हैं। इसी दरमियान जो बदमाश थे वो बदमाश उनको बहुत क्लोज फायर शूट कर देते हैं, जिसके चलते वो लहूलुहान होकर यहीं पड़ जाते हैं। उनको तत्काल प्रभाव से जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वो स्कॉर्पियो लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। इस बीच में जब यहाँ मौके पर तमाम जिले के आला पुलिस अधिकारी जो है वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। मनीष मूलचंदानी की इस दुर्घटना में जिनकी मौत हो चुकी है, तमाम जो पुलिस है हर पहलू पर यहाँ पर बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे खास बात जो है कि ये शहर का सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक चौराहा है आगरा गेट। यहाँ पर तमाम कोशिश ये की जा रही है कि जो आसपास के सीसीटीवी कैमरेज हैं उनसे फुटेज को खंगाला जा सके। एडिशनल एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है, सरिता सिंह, तमाम जो सीओ हैं सर्किल के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रोबेशनरी आईपीएस हैं हर्षवर्धन, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तमाम जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कलेक्ट गैदर ऑन किया जा रहा है। और पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर जांच करके आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। जो स्कॉर्पियो गाड़ी से आरोपी फरार हुए हैं, जिसका नंबर एक बार मैं फिर बता रहा हूं, RJ012444 बताया जा रहा है, स्कॉर्पियो गाड़ी का, जिसमें बैठकर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हो गए। दिन दहाड़े शाम 4 बजे की यह घटना है। पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है इस वारदात के बाद। पूरा जो पुलिस का आला अमला है जिले का, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तमाम रिसोर्सेज को जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं इस आगरा गेट चौराहे से, वहां पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। और जो कैमरे हैं, अभय कमांड सेंटर के कैमरों की मदद यहाँ पर ली जा रही है, ताकि जो रेस्क्यू किया गया था, भागने का प्रयास किया गया था आरोपियों की ओर से, उनके वाहन की और उस टाइमिंग के आधार पर ये लोकेशन पता कर सके कि वो कहां तक फरार हुए हैं। तो फिलहाल जो है अधिकारी यहाँ पर मौका मुआयना करके निकल चुके हैं। एसपी कुंवर राशदीप खुद यहाँ पर पहुंचे थे। मनीष मूलचंदानी जो इस फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस के मालिक थे, जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी, उनकी कुछ देर पहले जेएलएन अस्पताल में मौत हो चुकी है। पूरी घटना ने जो है न सिर्फ शहरवासियों को बल्कि पुलिस को भी सन्न करके रख दिया है। इस पूरी घटना से बिल्कुल अभिजीत, देखा जाए तो इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े भी होते हैं। मैं वापस आपके पास आता हूं अभिजीत, उससे पहले एक बाइट जो है इसी खबर से संबंधित, वो पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, इसके बारे में और अपडेट आपसे लेता हूं। मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। जितना मोटा मोटा मेरी जानकारी में है वो है कि कोई मुद्रा में डील करते हैं ये जो मनीष नाम के व्यक्ति हैं, और किस कारण से हुई घटना वो मौका देखने के बाद ही होता। वो पूरा चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से क्या गया है, क्या रीज़न है, कोई रंजिश है या फिर जो कि मुद्रा में व्यापार करते हैं तो हो सकता है जो पैसे उनके पास थे वो इस कारण से उनकी नॉलेज में रहा हो। मनीष जी की उनकी डेथ हो चुकी है, उनको गोली लगी, उनकी डेथ।
तो गोली लगी है और डेथ हो चुकी है, ये कंफर्म कर दिया गया है। अभिजीत, एक चीज और आप समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है और जो जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इन आरोपियों का मुख्य मकसद कहीं ना कहीं पैसे लूटना ही था, जिस तरीके से ये वाकया शुरुआती देखने में लग रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर आरोपियों ने पूरी रैकी की हुई थी जिस हिसाब से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है अभिषेक, क्योंकि आरोपी जो है वो यहां पर पहुंचते हैं, उनको मालूम है अंदर जो है इस वक्त दुकान का ओनर मौजूद रहेगा, वहां पर वो कैश के लिए सबसे पहले जो वहां पे हाथापाई करके कैश की ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं और कैश लूट के वो निकल जाते हैं। मोटस ऑपरेंडी जो उनका इंटेंशन यहां पर हत्या करने का नहीं था, इंटेंशन यहां पर पैसा लूट कर भागने का था। लेकिन जो दुकान के ओनर थे मनीष मूलचंदानी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने शोर मचाया था। इसके चलते पकड़े जाने के डर से जो है बाहर निकलते समय आरोपियों ने बुलेट शूट यहां पर कर दिया था, जिसमें जो नजदीक से गोली लगी है मनीष मूलचंदानी के सीने में, हमें बताया जा रहा है मनीष मूलचंदानी के सीने में क्लोज फायर शूट होने के चलते उनकी जो है अत्यधिक खून बहने से जो है इलाज के दौरान जनरल अस्पताल में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर यहां पर इंट्रोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो लोकल इंटेलिजेंस है पुलिस का, तो ये एक जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में शक्ति बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास मौजूद रहीं। इस शिविर में कार्यकर्ताओं को केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई और कांग्रेस के उन विकास कार्यों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जनता से वोट मांगने की ट्रेनिंग दी गई। से लेकर के 25 फरवरी तक हर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में एक एक दिन हमारे सारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के अलावा हमारे मेन कार्यकर्ता जो नेता या कार्यकर्ता दोनों हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके और हमारे ट्रेनर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किए हैं, वो ट्रेनर 8 विधानसभा में ट्रेनिंग देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने अपने संभागीय इंचार्ज मिनिस्टर्स को भेज करके यहाँ पर भंवरलाल जी साहब आए हुए हैं। इसी तरह से सब जगह पर इस कार्यक्रम को, जैसा आपने बताया कि अभी 25 फरवरी तक कार्यक्रम चले। तो वहीं कोटा में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस का शक्ति बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल यहां पर बिगाड़ा, आज भी हरचंद कोशिश वो इस बात की करते हैं कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव बना रहे, हिंदू अलग रहे, मुसलमान अलग रहे। आपने देखा होगा कि इन चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भाषण देते थे कि मुसलमानों ने एका कर लिया है, अपन हिंदू भी एका कर लें। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ के दौरे पर रहीं। इस दौरान वसुंधरा राजे सांसद कार्यालय पहुंची, जहां नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वसुंधरा राजे ने मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत सांसद कार्यालय में बीजेपी का झंडा लहराया। राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद राजे राधा रमण मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा संसद कार्यक्रम में पहुंची, जहां राजे ने किसान कर्ज माफी और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सब युवा लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं कि तुम्हारा कर्जा माफ हो गया? नहीं हुआ। 10 दिन का हो यार? नहीं हुआ। अरे 10 दिन नहीं हुआ मैडम। और बात है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 में आपके सब काम हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन कितने निकल गए, अभी तो 60 दिन हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा घर है तो नहीं मिलेगा, अगर तुम इतने उम्र के हो तो नहीं मिलेगा। ये तो इतने सारे अब जुड़ गए हैं
जो एक सेंटेंस में था उसमें भाई कई दो तो मिल गए हैं। आखिर में इन सबको अलग करते हुए मुश्किल से 1 लाख तक ये पहुंचेंगे, मुश्किल से 20-22 करोड़ रुपए बांटेंगे और सबको ये कह देंगे कि हमने अपने वायदे को पूरा कर दिया। राजस्थान की चुनावी राजनीति के इतिहास में 21 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1985 में आज की तारीख में ही राजा मान सिंह की पुलिस एनकाउंटर में जान चली गई थी। गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से उनकी जान चली गई। उनका केसरिया झंडा जिस पर के हनुमान जी अंकित थे उसको किसी असामाजिक तत्वों ने उतार करके फाड़ दिया था। राजा मान सिंह जी बहुत आक्रोशित हुए क्योंकि उन्होंने इस ध्वज के लिए, क्योंकि वो एक मिलिट्री मैन रहे, एक भारतीय सैनिक रहे, झंडे के प्रति उनका इतना समर्पण भाव था कि वो इस झंडे के अपमान को देख नहीं सके और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण मंदिर पर आयोजित उनके सभा स्थल को तोड़ दिया और अंत में मुख्यमंत्री जिस हेलीकॉप्टर से आए थे उस हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया। बाद में कान सिंह भाटी डीएसपी के नेतृत्व में आरएसी के जवानों ने राजा मान सिंह की दिन दहाड़े अनाज की मंडी डीग में हत्या कर दी और उनके साथ 2 जाबाज ठाकुर और शहीद हुए। डीग किले से झंडा हटाने के बाद क्या हुआ वो बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि उस वक्त का सियासी माहौल क्या था। राजा मान सिंह हमेशा की तरह निर्दलीय डीग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। राजा मान सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व आईएएस ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया था। राजा मान सिंह 1952 से लगातार चुनाव जीत रहे थे, 5 बार डीग से और एक बार नदबई और कुम्हेर विधानसभा सीट से। 7 बार लगातार चुनाव जीतने वाले मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अकेले राजस्थानी हैं। ऐसे में उन्हें हरा पाना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की बात थी और इसी वजह से उनके खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार आक्रामक प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के शोर में ही कुछ कार्यकर्ताओं ने डीग किले के लखा बुर्ज से राजा मान सिंह का केसरिया झंडा हटा दिया। झंडा हटाए जाने की वजह से राजा मान सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। 20 फरवरी को गुस्से में मान सिंह अपनी स्पेशल जोगा गाड़ी लेकर निकल पड़े। जिस वक्त मान सिंह गुस्से में थे उसी वक्त सीएम प्रचार करने डीग आए थे। शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में खड़ा था। डीग कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में सीएम की सभा के लिए एक मंच बना था। गुस्साए मान सिंह ने पहले अपनी जोगा गाड़ी से सीएम का मंच गिरा दिया और फिर उसी जोगा गाड़ी से मान सिंह ने हेलीकॉप्टर को भी टक्कर मार दी। सीएम के मंच और उनके हेलीकॉप्टर को यूं निशाना बनाने से सियासी हालात तो बिगड़े ही, राजा मान सिंह के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए और फिर 21 फरवरी को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मंदिर गए राजा मान सिंह को पुलिस और आरएसी के जवानों ने घेर लिया। फायरिंग हुई और 2 सहयोगियों के साथ राजा मान सिंह की जान चली गई। उनका एक हाथ जो का स्टीयरिंग पर, एक हाथ नीचे लटका हुआ था और गोली उनके पीछे के यहाँ से जो निकल के गई थी। उनके 2 साथी थे, सुमेर सिंह और हरी सिंह, वो उनके दाईं तरफ बैठे थे। वो दोनों मारे गए उसमें हत्याकांड में, गोली जो चली है उसमें। पुलिस पर राजा मान सिंह की हत्या का आरोप लगा, जबकि पुलिस कहती रही कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई। अस्पताल में परिजनों ने मान सिंह के पार्थिव शरीर नहीं मिलने पर हंगामा किया तो भरतपुर की जनता बेकाबू हो गई। हालात काबू में लाने के लिए भरतपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया
और हैरानी की बात यह है कि यह हाई प्रोफाइल केस अभी तक मथुरा कोर्ट में विचाराधीन ही है। रही बात 1985 के उस चुनाव की, तो राजा मान सिंह के एनकाउंटर के बाद उनकी बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपा ने निर्दलीय डीग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। हर साल भरतपुर के लोग 21 फरवरी को राजा मान सिंह की शहादत के दिवस के तौर पर मनाते हैं और उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डीग किले की लखा बोर्ड जिस पर की राजा मान सिंह का केसरिया ध्वज फहरता था, उस ध्वज की रक्षा की खातिर राजा मान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। अब आपको बताते हैं जयपुर शहर लोकसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी कौन मारेगा बाजी, आइए देखते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी काफी अहम है। इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर अपनी समृद्ध और गौरवशाली परंपरा को समेटे हुए है। यहाँ के महलों और घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थर की खूबसूरत स्थापत्य कला से इस शहर की अपनी अलग पहचान है। जयपुर का इतिहास बताने के बाद बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, तो जयपुर शहर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 21 लाख है। इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और वैश्य वोटों का खासा असर है। रामचरण बोहरा जयपुर शहर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर सियासी गणित की बात करें तो इस सीट पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 बार बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 1 बार इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। साल 2014 में बीजेपी के रामचरण बोहरा सांसद चुने गए। साल 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी सांसद बने। साल 2004 में बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव सांसद बने। तो वहीं बात करें साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की, तो जयपुर शहर लोकसभा सीट के 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें हवा महल सीट से कांग्रेस के महेश जोशी विधायक चुने गए। सिविल लाइन सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक चुने गए। किशनपुर सीट से कांग्रेस के अमीन कागजी विधायक चुने गए। आदर्श नगर सीट से कांग्रेस के रफी खान विधायक चुने गए। बगरू सीट से कांग्रेस की गंगा देवी विधायक चुने गए। सांगानेर सीट से बीजेपी के अशोक लाहौटी एमएलए बने। मालवीय नगर सीट से बीजेपी के कालीचरण सराफ विधायक बने और विद्याधर नगर सीट से बीजेपी के नरपत सिंह राजवी विधायक चुने गए। इस तरह जयपुर शहर लोकसभा सीट के 8 विधानसभा सीटों के नतीजों के लिहाज से कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में ब्राह्मण, वैश्य, SC, ST, OBC और मुस्लिम बाहुल्य जयपुर लोकसभा सीट पर इस बार के चुनावी समर में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट पर कांग्रेस वापसी कर पाती है या फिर बीजेपी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो पाती है। दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।